ये आधुनिक समय के दो सबसे बड़े और भारी उड़ने वाले पक्षी हैं। इनसे बड़ा एक भी पक्षी आपको नहीं मिलेगा जो केवल दौड़ सकता हो, और ये वैज्ञानिक तौर पर भी सिद्ध है। लेकिन आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी के इतिहास में क्वेट्ज़ालकोअट्लस नाम का एक जीव हुआ है जो उनके मुकाबले इतना बड़ा था और उनसे कम से कम 11 गुना भारी था। यानी कि यह पक्षी जिराफ जितना लंबा और भालू जितना भारी होकर आसमान में उड़ सकता है। लेकिन आज के इतिहास में हमें बताया जाता है कि ये बड़े पक्षी सिर्फ अपने आकार और वजन के कारण उड़ नहीं सकते। तो तब से ऐसा क्या बदल गया कि बड़े पक्षी आकार में उड़ नहीं सकते? और उसके शीर्ष पर, जैसा कि मैंने कहा, यह जानवर पृथ्वी पर उड़ने वाला सबसे बड़ा प्राणी था जो डायनासोर के समय में आकाश पर हावी था। और इसीलिए कई वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से 66 करोड़ साल पहले यह एक उल्का दुर्घटना के कारण विलुप्त हो गया था। लेकिन फिर इन वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक पक्षी वेलोसिरैप्टर जैसे पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर विकसित हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये पृथ्वी जैसे डायनासोर कैसे जीवित रहे? और उड़ने वाले डायनासोर जो सबसे दूर तक उड़ सकते थे मारे गए और पूरी तरह से विलुप्त हो गए। भूमि डायनासोर आज आधुनिक पक्षी कैसे बन गए और उड़ने वाले डायनासोरों की पूरी वंशावली खत्म हो गई। इसके अलावा अगर आप होशियार हैं तो आप देख सकते हैं कि दुनिया बदल रही है। आपको एक और दिलचस्प सवाल मिल रहा होगा। कठिन परिस्थितियों में आमतौर पर जानवरों में ऐसी विशेषताएं विकसित हो जाती हैं जो उस प्रजाति के अस्तित्व के लिए फायदेमंद होती हैं। अब ऐसे में इतने भारी शरीर के साथ उड़ना ही उस प्रजाति के लिए आखिरी विकल्प होना चाहिए ना? यदि इसे अपने शिकार से बचना होता तो यह अपने समय के अन्य डायनासोरों जैसे ट्राइसेराटॉप्स या सोरोपॉड्स की तरह मजबूत सुरक्षा विकसित कर सकता था। तो इन सब के अलावा विकास ने इसमें उड़ना क्यों चुना? खैर, इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल साल 1971 में टेक्सास यूनिवर्सिटी के कुछ जियोलॉजिस्ट टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में डायनासोर के फॉसिल की तलाश कर रहे थे। विशेष रूप से यह राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि यहां डायनासोर के फॉसिल मिलते रहते हैं, जो इसे बड़े, विशाल, क्रूर और क्रूर डायनासोर को खोजने के लिए एक गर्म स्थान बनाता है। जो इसे बड़े बड़े, खूंखार और खतरनाक डायनासोरों को खोजने के लिए एक गर्म स्थान बनाता है। अब जब उन्होंने यहां अपना शोध शुरू किया तो उन्हें अलग अलग डायनासोर की 100 से अधिक हड्डियां मिलीं। लेकिन इस परियोजना से पहले उन्हें एक फॉसिल मिला जिसने डायनासोर के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल जब रिसर्चर्स का वह समूह वहां खुदाई कर रहा था तो उस समूह के भूविज्ञान के छात्र डगलस लॉसन को कलाई की हड्डी की एक फ्रिस्बी जितनी बड़ी हड्डी मिली। यह देखने के बाद उन्होंने इसके आसपास खुदाई शुरू कर दी और उसे कई हड्डियां मिलीं जो इस हड्डी से जुड़ी हुई थीं, और उसे कई हड्डियां मिलीं जो इस हड्डी से जुड़ी हुई थीं। लेकिन आखिर ये जानवर था क्या? इसे समझने के लिए वे अस्थियों को विश्वविद्यालय ले गए। यूनिवर्सिटी में जाकर जब उन्होंने हड्डियों को जोड़कर कंप्यूटर पर इस जानवर का पुनर्निर्माण किया तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ये कलाई की हड्डी कोई आम डायनासोर की कलाई की हड्डी नहीं थी, बल्कि यह एक डायनासोर की कलाई की हड्डी थी जिसके हाथों का आकार बिजली की छड़ के पंखों जैसा था। लेकिन यह बिजली की छड़ स्पष्ट रूप से आकार में इतनी बड़ी थी कि यह अपने पंखों के नीचे एक पूरी पीली स्कूल बस को छिपा सकती थी। और अगर इसके वजन की बात करें तो यह एक पूर्ण आकार के भालू जितना भारी था। मतलब अगर ये सभी निष्कर्ष सही थे तो डगलस को जो फॉसिल मिला वह अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाले जानवर का फॉसिल था, जिसे उन्होंने तब क्वेट्ज़ालकोअट्लस नॉट्रोपी नाम दिया था। लेकिन रुको, क्या आपने उनके परिणामों में कोई समस्या देखी? इतना भारी फॉसिल, डगलस के अनुसार भारी होने के बावजूद यह उड़ सकता था। आखिर कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, पृथ्वी पर उड़ने वाला सबसे बड़ा डायनासोर आकार में इससे 4 गुना छोटा और वजन में 10 गुना हल्का है, और शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी अपने वजन के कारण बिल्कुल उड़ नहीं पाते। तो क्या क्वेट्ज़ालकोअट्लस अपने भारी शरीर के साथ भी उड़ सकता है? खैर, इसके पीछे की वजहें काफी दिलचस्प हैं, लेकिन ये उड़ सकता है। वैसे ये सवाल कई वैज्ञानिकों से पूछा जा रहा था और इसीलिए उन्होंने इस डायनासोर पर अपना स्वतंत्र शोध शुरू किया। दुर्भाग्य से उस समय उचित तकनीक के अभाव के कारण इस डायनासोर का फॉसिल अगले लगभग 17 वर्षों तक रहस्य बना रहा। 1984 तक। 1984 में जैसे जैसे हर क्षेत्र में तकनीक का विकास हुआ, सभी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से क्वेट्ज़ालकोअट्लस के रहस्य को सुलझाने में लग गए। उनमें से एक विमानन इंजीनियर
पॉल मैक्रीडी ने यह साबित करने के लिए एक मॉडल बनाया कि क्या क्वेट्ज़ालकोअट्लस उड़ सकता है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले फॉसिल विज्ञान, पक्षी विज्ञान और वायुगतिकी का विकास किया। उन्होंने क्षेत्र विशेषज्ञों का एक समूह बनाया और फिर इन विशेषज्ञों की मदद से उन्होंने क्वेट्ज़ालकोअट्लुस का पूरा फॉसिल तैयार किया और फिर उन्होंने इसके आकार और वजन का और भी सटीक अनुमान लगाकर ऐसा मॉडल बनाया और उसका परीक्षण किया। अब उस परीक्षण के नतीजे कुछ ऐसे थे जिन्होंने हर किसी के सामान्य ज्ञान को चुनौती दी। दरअसल उन्होंने देखा कि हर उड़ने वाले जीव में, चाहे वह कीड़ा हो या पक्षी, उनकी एक लंबी नुकीली संरचना होती है जो उन्हें उड़ते समय स्थिरता प्रदान करता है। यही कारण है कि हमारे आधुनिक हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों में आपको पीछे ऐसे स्टेबलाइजर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस जीव में ऐसी कोई संरचना नहीं थी। अब ऐसे में उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनकी अपनी उड़ान को लेकर समझ अभी भी अधूरी हो, और इसीलिए अगर ऐसे त्रुटिपूर्ण समझ वाले डेटा को कंप्यूटर मॉडल में फीड किया जाएगा तो यह ठीक से काम नहीं करेगा। तो एक काम क्यों न करें, अभी दूध और पानी की मदद से उन्होंने एक छोटा सा जीवित रिमोट नियंत्रित क्वेट्ज़ालकोअट्लस बनाया। अब इस रिमोट नियंत्रित मॉडल के प्रयोगों में पाया गया कि यह मॉडल तभी उड़ सकता है जब उड़ान में इसका सिर बगल में चले और स्थिरता दे। इसका मतलब यह है कि आदर्श रूप से जो पूंछ उड़ने वाले प्राणियों में काम करती है, क्वेट्ज़ालकोअट्लस के मामले में वह संभावित रूप से उसकी गर्दन में काम कर सकती है। अब इस मॉडल से एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया है, लेकिन अब बारी दूसरी बड़ी समस्या की है जिसे उन्होंने इस पहली समस्या को हल करते समय पहचाना था। दरअसल जब पॉल का छोटे आकार का मॉडल उड़ने में सफल हो गया और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ऐसी संरचनाएं भी उड़ सकती हैं, तो ऐसे जीव हवा में किस हद तक उड़ सकते हैं, इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक नया रिमोट नियंत्रित उतना ही भारी मॉडल बनाया, एक क्वेट्ज़ालकोअट्लस। इस मॉडल में उन्होंने इसकी हड्डियों के लिए स्टील से भी अधिक मजबूत कार्बन फाइबर का उपयोग किया और इसके पंखों के स्थान पर उन्होंने कपड़े की रबर पतली शीट का उपयोग किया, और अंततः पॉल ने उस पर अपना सिर रखा और उसका परीक्षण किया। असल में उन्होंने इसे एक ट्रॉली पर फिट किया और जैसे ही ट्रॉली ने उसे तेज गति दी, वह उड़ने लगी। इसका मतलब है कि इस परीक्षण के बाद पॉल को एहसास हुआ कि यदि एक इंसान जितना भारी मॉडल, जो पहले से ही वर्तमान पक्षी की सीमा से भारी है, उड़ सकता है, तो क्वेट्ज़ालकोअट्लस भी उड़ सकता था। बस अभी भी एक समस्या थी। एक फॉसिल विज्ञानी केविन पैडियन को पॉल के मॉडल में एक खामी मिली जिसे पॉल को पहले ही पहचान लेना चाहिए था, लेकिन वैसे भी केविन के अनुसार पॉल ने 2 गलतियां की। सबसे पहले पॉल ने अपने मानव आकार के आधे आकार के मॉडल की मदद से सीधे अनुमान लगाया कि भालू जितना भारी क्वेट्ज़ालकोअट्लस भी उड़ सकता है। वहीं अगर किसी इंसान और भालू का वजन 150 किलो हो तो इतनी जल्दी जंपिंग नहीं की जा सकती। और दूसरी बात, उन्होंने अपने मॉडल को बिल्कुल प्लेन की तरह पहियों वाली ट्रॉली से लॉन्च किया। जबकि कोई पक्षी उड़ सकता है या नहीं, वह कैसे उड़ान भरता है, यानी कैसे उड़ान भरता है, यह सबसे बड़ा निर्णायक कारक है। उसने देखा कि उसके पैर काफी छोटे थे और उसके पंख जमीन को छू रहे थे। ऐसे में अगर वह उड़ने के लिए अपने पंख खोलता तो मुंह के बल गिर जाता। ऐसे में वह काफी सोचने लगा। उसने सोचा क्या होगा यदि वह लॉन्चिंग की तकनीक पर निर्भर था, और इसलिए उसने विभिन्न जंपिंग तकनीकों के साथ क्वेट्ज़ालकोअट्लस के कंप्यूटर मॉडल को कूदने की कोशिश की, और आखिरकार एक तकनीक काम कर गई। उसने देखा कि यदि क्वेट्ज़ालकोअट्लस इसी तरह उड़ेगा तो हाँ, वह वास्तव में उड़ सकता है। लेकिन यहां आप देख सकते हैं कि इतने बड़े शरीर के साथ उड़ना कितना अव्यावहारिक था, क्योंकि यहां इस प्रजाति को न केवल संरचना बल्कि तकनीक भी विकसित करनी थी। तो अब सवाल यह उठता है कि भले ही यह इतना भारी था और भले ही यह इतना कठोर था, फिर भी इस प्रजाति ने ऐसा क्यों किया उड़ने के लिए विकसित? खैर, इसे समझने के लिए हमें 24 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब यह जीव जंगल में उड़ता नहीं था बल्कि दौड़ता था। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से 240 मिलियन वर्ष पहले क्वेट्ज़ालकोअट्लस चूहों जैसे छोटे सरीसृपों से विकसित हुआ था, क्योंकि जब स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय संग्रहालय के शोधकर्ता डेविड फोफा ने इसके फॉसिलों का सीटी स्कैन लिया तो उन्होंने पाया कि इसके ऊपरी जबड़े और जांग की हड्डी उड़ने वाले डायनासोर से कहीं अधिक संबंधित हैं। अब क्या आप समझ गए कि इसका क्या मतलब है?
उड़ने वाले डायनासोर सरीसृपों से विकसित हुए थे, लेकिन ये जमीनी सरीसृप वास्तव में उड़ने वाले डायनासोरों से कैसे विकसित हुए? दुर्भाग्य से इस प्रश्न का उत्तर किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को इन उड़ने वाले डायनासोरों के बीच के जानवरों का कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इनके विकास को लेकर एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार शिकार से बचने के लिए ये सरीसृप पेड़ों पर रहने लगे। वहां वे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते और कीड़े खाते थे। इस बिंदु पर विकास के अनुसार सरीसृपों की तुलना में उनके लिए इतनी पतली झिल्ली जैसी संरचना होना अधिक उपयोगी है। यही कारण है कि वे पेड़ों के बीच आसानी से सरक सकते हैं। मतलब, यदि उन्होंने ग्लाइडिंग झिल्ली विकसित कर ली होती तो विकास के दृष्टिकोण से वे खाद्य श्रृंखला में उच्च पदानुक्रम तक पहुंच गए होते। और विकास इसी तरह काम करता है। यह किसी भी प्रजाति में वही रास्ता चुनता है जो उस प्रजाति को ऊंचे शिखर पर ले जाता है, जो मौजूदा स्थिति से ज्यादा फायदेमंद है। और इसीलिए ये छोटे दौड़ने वाले सरीसृप ऐसे फिसलने वाले सरीसृपों में विकसित हुए। लेकिन उनकी झिल्लियों में दिक्कत थी, अब भी दिक्कत थी। इन झिल्लियों के माध्यम से वे सरक सकते थे और केवल छोटी दूरी ही तय कर सकते थे। लेकिन अगर वे किसी भी तरह से हवा में उड़ सकें तो अधिक दूरी तय कर सकते हैं। इस वजह से उन्हें बाकी प्रजातियों की तुलना में अधिक भोजन खाने का लाभ मिलेगा। और यह भी वह समय था जब पक्षियों का भी विकास नहीं हुआ था। इसलिए यदि वे किसी भी तरह से उड़ सकते थे तो आकाश में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं था। दरअसल वे वहां अपने शिकार से बच भी सकते थे। इसलिए कई मामलों में इन सरीसृपों के लिए उड़ान भरना एक जीत की स्थिति थी। और इसके कारण उनमें से कुछ की हड्डियां टूट गईं और उनकी झिल्लियां पंखों में विकसित हो गईं। और इन परिवर्तनों के कारण 120 मिलियन वर्ष पहले ऐसे छोटे उड़ने वाले डायनासोर इन सरीसृपों से विकसित हुए। अब क्योंकि आकाश में उनकी कोई कंपटीशन नहीं थी, वे धीरे धीरे आकार में बढ़ते गए और अंततः एक समय ऐसा आया कि वे शिकार से शिकार की ओर परिवर्तित हो गए। इस प्रकार बड़े उड़ने वाले डायनासोर जैसे क्वेट्ज़ालकोएटलस विकसित। कोई प्राणी कितना बड़ा होगा, किस प्रकार विकसित होगा, ये उनके अपने शरीर पर नहीं, बल्कि उस समय अन्य प्राणी क्या कर रहे थे, ये उनके शरीर पर निर्भर नहीं करता। प्रकृति और पर्यावरण कैसा था, ये इस पर निर्भर था। और इसलिए इतना भारी होने के बावजूद क्वेट्ज़ालकोएटलस उड़ने के लिए विकसित हुआ। हालांकि ये उनके लिए बेहद असुविधाजनक था, लेकिन फिर भी इससे उन्हें जीवित रहने में लाभ मिल रहा था। और इसी वजह से अपने समय में वे विकास के शिखर पर थे। लेकिन अभी भी इतना कहने के बाद अब बस रुकें और सोचें, यदि वे विकास के चरम पर थे तो अचानक ऐसा कैसे हुआ कि उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा? क्यों आज वेलोसाइरैप्टर जमीन पर रहने वाले प्राणियों की तरह पक्षियों में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो उड़ सकते हैं वे उनमें नहीं पाए जाते? अब कई लोग इसका मूर्खतापूर्ण उत्तर देते हैं कि 66 मिलियन वर्ष पहले वे अन्य डायनासोरों के साथ मारे गए थे। और यहां तक कि आप भी सोच सकते हैं, तो चलिए एक संक्षिप्त पुनर्कथन करते हैं कि 66 मिलियन वर्ष पहले वास्तव में क्या हुआ था। उस समय चिकसुलभ क्षुद्र ग्रह की वजह से पृथ्वी ढह गई और हर जगह तबाही का मंजर दिखाई देने लगा। हर जगह भूकंप थे और भूकंप थे, और इसका सबसे पहला प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोरों पर पड़ा। फिर भी साइंटिफिक अमेरिकन के इस शोध के अनुसार सभी पक्षी डायनासोर से विकसित हुए जो पृथ्वी पर रहते थे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि चिकसुलभ के बाद भी कुछ भूमि डायनासोर जीवित रहे, क्योंकि वे जीवित रहेंगे तभी वे पक्षियों के रूप में विकसित होंगे, है ना? इसलिए इसका सरल अर्थ यह है कि जब क्षुद्र ग्रह टकराया तो वहां कुछ भूमि डायनासोर बच गए, लेकिन उड़ने वाले डायनासोर जो आसानी से इससे दूर जा सकते थे मारे गए। इसलिए मुझे आपसे फिर से पूछना है, क्या हुआ उन उड़ने वाले डायनासोरों के साथ? खैर, वीडियो को रोकें और नीचे अपनी राय दें और मैं आपको एक व्यापक रूप से स्वीकृत तर्क बताऊंगा। तो उड़ने वाले डायनासोर मर गए क्योंकि चिकसुलभ पृथ्वी पर गिर पड़े। दरअसल इसके पृथ्वी पर गिरने से धरती पिघलने लगी और उसके अंदर गर्म लावा निकलने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आना शुरू हुआ। इसके कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली सल्फर जैसी जहरीली गैसें पूरी पृथ्वी पर फैल गया और उनसे बचने के लिए कुछ डायनासोर पानी में कूद पड़े। लेकिन उड़ने वाले डायनासोर क्वेट्ज़ालकोएटलस की तरह पानी में कूद नहीं सकता था,
क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए बना है, तैरने के लिए नहीं। और जैसा कि हमने देखा, वे आकार में भी बहुत बड़े थे और इसीलिए वे तुरंत पानी में शरण नहीं ले सके। वास्तव में यही कारण है कि हमें वर्तमान जानवरों में किसी भी बड़े डायनासोर के जीन नहीं मिलते हैं। मतलब, एक तरफ चिक्सुलभ क्षुद्र ग्रह सिर्फ एक फिल्टर था जिसने सभी बड़े जानवरों को पृथ्वी से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जीव चिक्सुलभ विलुप्त से, जैसे कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, यहां तक कि वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर भी आकार में छोटे थे। क्योंकि छोटे होने का लाभ यह है कि वे कम संसाधनों में बड़े जानवरों के समान प्रजनन कर सकते हैं। इससे वे बढ़ सकते हैं। उस समय उनकी संख्या तेजी से और विकास ने इस गुणवत्ता का समर्थन किया। लेकिन यह कहते हुए कि अगर हम कहते हैं कि क्वेट्ज़ालकोट्लुस एक शीर्ष शिकारी था, जबकि विलुप्त होने के समय तक कई और उड़ने वाले जीव विकसित हो गए थे, तो स्पष्ट बात यह है कि उनकी उड़ान संरचना एक विकासवादी, आश्चर्यजनक थी। तो फिर क्या कारण है कि जब आधुनिक पक्षी विकसित हो रहे थे, वेलोसिरैप्टर जैसे प्राणियों ने क्वेट्ज़ालकोट्लुस की संरचना को नहीं अपनाया? वे क्यों विकसित हुए? उड़ने वाली संरचनाएं पूरी तरह से अलग। अब इस पर मेरा तर्क यह है कि शायद क्वेट्ज़ालकोट्लुस के समय में यह पहला गैर कीट प्राणी था जो उड़ सकता था, और इसीलिए एक विकासवादी चमत्कार होने के बावजूद यह लंबे समय तक नहीं टिक सका। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान इतने सक्षम थे कि उन्होंने सचमुच युद्ध जीत लिया। लेकिन मुझे बताओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे उस समय सक्षम थे और उनके पास शीर्ष विमान थे, इसीलिए आज के आधुनिक विमान बनाए जाएंगे एक ही डिजाइन पर? जाहिर तौर पर नहीं, है ना? क्योंकि ट्रायल एंड एरर करते करते अब हमें समझ में आ गया है कि इससे भी बेहतर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। मुझे लगता है क्वेट्ज़ालकोट्लुस के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्वेट्ज़ालकोट्लुस द्वितीय विश्व युद्ध का वह पुराना विमान है। आज के आधुनिक पक्षी आधुनिक लड़ाकू विमान है, और विकास वह न्यायाधीश है जिसने ध्यान दिया, एक्स फैक्टर। और यही कारण है कि आज हमें देखने को नहीं मिलता है ऐसे जानवर। वास्तव में इसी तरह विभिन्न वातावरणों में विकास इस एक्स फैक्टर को चुनता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम गहरे समुद्र की बात करें, तो गहरे समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, उनमें और उनके उथले पानी के चचेरे भाई बहनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्रकृति ने उन्हें इस हद तक विकसित किया है, गहरे समुद्र में रहना वे वास्तव में डरावने और अजीब लगते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि गहरे समुद्र में डरावनापन और अजीबता एक रणनीति है? कुआं। मैंने पहले ही इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसे आप क्लिक करके यहां देख सकते हैं। यह एक बेहद दिलचस्प वीडियो है, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अजीब और डरावने क्यों दिखते हैं। और हां, वे क्यों हैं, तो यहां क्लिक करें और जांचें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिले तो लाइक बटन जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहां ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने को मिलेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।